E20, E100 पूरी जनता ही कंफ्यूज्ड है आजकल। E20 तक अभी जो है वो लीगली आपके वो बेस ब्लेंडिंग है। बिल्कुल। हम सारी गाड़ियों में वो डालना ही डालना है आपको। E100 वाली कहानी थोड़ी सी अलग है क्योंकि वो E85 E100 के लिए गाड़ी ही अलग आ रही है। 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख की गाड़ियां हैं हमारी, कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ पे कुछ भी गलत हमने जोश में या डर में कुछ कदम उठाया, आई डोंट थिंक इट्स गुड। तो अगर मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी 15 की माइलेज दे रही है, तो करीबन 14.2, 14.3 की माइलेज आपको इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल में E20 में फिलहाल आपको मिल जाएगी। एग्जैक्टली कि अगर कोई बोल रहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी इसमें बढ़ती है तो फिर वो गलत है। वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही है। इथेनॉल बहुत ही कंफ्यूजिंग उस हिसाब से मामला है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्टेन रेटिंग जो है उसकी ज़्यादा है। क्या आम जनता को और सरकार को पहले एजुकेट करना चाहिए था, या फिर और अच्छे तरीके से इस पे भी कुछ एडवर्टाइजिंग और मेजर मेरे ख्याल तरीके से से इन्वेस्ट करना इसमें चाहिए? इसमें वही मैं जो अभी जितना मैं कंटेंट भी देख रहा हूँ, जो लोगों के कंसर्न्स भी देख रहा हूँ, उसमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो इथेनॉल का जो गुण है या अवगुण है जिसे हम कहेंगे, वो आपके पार्ट पुर्जे के ऊपर असर, परफॉर्मेंस से ज़्यादा पार्ट पुर्जे के ऊपर असर करता है। फ्यूचर प्रूफ कैसे करें अपने परचेज को, बिल्कुल। है ना? फ्यूचर प्रूफ करने के लिए अभी आप सोचेंगे 3-4 साल तो लगेगा इसको सेटल होने में। तो मैं इलेक्ट्रिक ही ले लेता हूँ, छोटी सस्ती वाली कोई। सेकंड कार ही है ज़्यादातर लोगों की ईवी, क्योंकि एकदम से कहीं निकलना पड़ जाए और चार्ज ना हो, ये हर किसी के दिमाग में आ रहा है। नहीं, वो तो है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही मैं कह रहा हूँ, जो आपने अभी बात सही कही थी क्योंकि यहाँ 3-4 लेवल पे जिसको क्या कहते हैं 3 डायमेंशनल चेस, वो चल रहा है। लॉबी का एक दबाव लगातार चल रहा था कि आप बेस ब्लेंडिंग को बढ़ाइए। जो अभी 20 है उसको 25 कीजिए, 27 कीजिए, वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि हमारे पास वी आर स्ट्रगलिंग विद ओवर कैपेसिटी। तो अगर दिल्ली में बैठा हुआ इंसान एक गाड़ी खरीदने की सोच रहा है, तो आपके हिसाब से द क्रांति संभव क्या बोलेंगे, कौन सी गाड़ी लेनी है? ई वर्ड से कुछ तो नया चल रहा है। आज सुबह-सुबह ई-रिक्शा पे बहुत सारा टिर्री द न्यू वर्ड सामने आया, और E20, E100 पूरी जनता ही कन्फ्यूज़्ड है आजकल। और आई थिंक मुझे लगा कि इसको समझने के लिए, और क्रांति भाई से बात हो रही थी, तो हमने सोचा कि इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या है E20 और क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है? चींटियाँ-वींटियाँ लगवा रहे हो आप गाड़ियों में, कैसा चलेगा ऐसे? तो वही है, मैं सबसे पहले तो आजकल जो मैं क्या कहते हैं ब्लेम डालता हूँ ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर डालता हूँ, तो उम्र भी वही हो गई है बूमर वाली। वो हम देख भी रहे थे ना अभी, फ्यूल में मेरे है ब्लेंडेड एथेनॉल। तो एक तो वो है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें वायरल हैं, लेकिन उससे हो ये रहा है कि मीम्स और जोश में आई डोंट नो बहुत बहुत ऑथेंटिक कंटेंट नहीं देख रहा हूँ, तो इस चक्कर में एग्जैक्ट जो कहानी है वो सामने आ नहीं रही है। तो चींटी वाले के ऊपर तो हमने एक रील किया था, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं वर्बल गिफ्ट मिले थे मुझे। लेकिन ये था कि वो पिछले साल का वीडियो, पिछले साल की फ़ोटो थी। लेकिन अगर हम लोग मतलब पॉइंट ये है कि अभी वो वक़्त है जब थोड़ा-सा इन डेप्थ क्लैरिटी से समझने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा तो है ये। जैसे आपने E20 और E100 दोनों कहा, वो दोनों जो है वो बिल्कुल ही अलग-अलग कहानी है। E20 तक अभी जो है वो लीगली आपके वो बेस ब्लेंडिंग है। बिल्कुल। हम सारी गाड़ियों में वो डालना ही डालना है आपको, चाहे वो माने ना माने, आपको पसंद हो ना पसंद हो, गाड़ी राज़ी हो या ना हो। E100 वाली कहानी थोड़ी सी अलग है क्योंकि वो E85 E100 के लिए गाड़ी ही अलग आ रही है। तो हुँ। ये सेपरेशन है। लेकिन वही है कि अभी मेरे ख्याल से वो वक़्त है कि जी हम लोगों को थोड़ा-सा थोड़ी शांति के साथ अप्रोच करना पड़ेगा इसको क्योंकि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की गाड़ियाँ हैं हमारी, कोई छोटी बात नहीं है। तो वहाँ पे अगर कुछ भी गलत हमने जोश में या डर में कुछ कदम उठाया, आई डोंट थिंक इट्स गुड। तो बट E10 तो काफ़ी टाइम से आ रहा था। इट वाज़ नेवर लाइक वेरी ऑफिशियली अनाउंस्ड, या इतना शायद शोर नहीं मचा था, अनाउंस हुआ भी था तो। जी। जब 20 हुआ तो अनाउंस हुआ, शायद उससे भी थोड़ा चीज़ें बदली। बट E10 के लिए तो कभी भी कैलिब्रेशन अलग से नहीं किया गया है गाड़ियों में। नहीं जो बन के E10 के आ लिए, रहा हाँ, था। नहीं E10 के लिए इसलिए नहीं आपको देखने को, या उसको आपने सही कहा, चर्चा बहुत ज़्यादा हुई नहीं क्योंकि ये शुरू तो मिड 2000 लाइक पहले दशक से ही चालू हो गया था। तो वहाँ ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था जिसमें परसेंटेज जो था वो 5%, 6%, और उस वक़्त में जब ये डिस्कशन चालू हुआ था, उस वक़्त भी मैंने एक लंबा एक इसके ऊपर शो किया था, तो पता चला था कि वो इनकंसिस्टेंट है।
जो ब्लेंडिंग है उस टाइम में कुछ डिपो में अगर सप्लाई नहीं है इथेनॉल की तो बहुत ही अग्रेसिवली कोई इसको परसू नहीं कर रहा था। तो कुछ जगह अपेरेंटली 1% 2% भी ब्लेंडिंग हो रही थी, कुछ जगह 5%, कुछ जगह 9%, और फिर अनाउंस भी हुआ था कि सरकारी आंकड़ा कि हमने अब 10% की ब्लेंडिंग हासिल कर ली है। उसके बाद से जब चर्चा उसके ऊपर शुरू हुई तब इसने जोर पकड़ा डिस्कशन में, और उसके E10 तक जो है वो उसके लिए भी गाड़ियों में तब्दीली की गई थी। वो ऐसी बात नहीं थी कि वो चुपके से हुआ या ना हमारी जो बाकी नॉर्मल गाड़ियां हैं वही झेल लेगी, ऐसा नहीं था। क्योंकि उस वक्त में भी जैसे आपको पता होगा E20 की जब का डिस्कशन हुआ 2-3 गाड़ियों का ब्रांड ऐसा था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने पहले से E10 ही। के वक्त में ही E20 कंप्लायंट बना दिया था। तो तब्दीली उसमें भी थी, लेकिन आपने सही कहा जैसे डिस्कशन उसमें बहुत ज़्यादा इतना नहीं था। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सोशल मीडिया भी नहीं था तो इतनी चर्चा चर्चा नहीं हुई थी इस पर। एंड ये तो बिल्कुल है कि आजकल जब फेस्टिवल भी 2-2 दिन के होने लगे हैं तब हमें पता चलता है कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, कि हर चीज़ सोशल मीडिया भी और इंटरनेट भी इतना ड्रास्टिकली ग्रो किया है पिछले कुछ दिनों में कि हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हर आम आदमी को शायद थोड़ी ओवर एक्स्ट्रा ही मिल रही है। जी, एग्ज़ैक्टली। वो कितनी सही है और कितनी नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली आम आदमी को दिक्कत जो आ रही है उसके हुँ, बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि E10 से आई एम श्योर थोड़ा बहुत माइलेज में फ़र्क पड़ा होगा, और E20 के बाद जो मेजर लोग कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में सबसे पहले जो दिखाई देता है वो माइलेज का डिफरेंस दिखाई देता है, और सेकेंडली जो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि गाड़ी में कुछ वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल के मुकाबले। तो यहाँ पे अगर हम साइंटिफिकली देखें या जो जितने रिसर्च, क्योंकि मैं कोई केमिकल इंजीनियर तो हूँ नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग एज ए जर्नलिस्ट अलग अलग रिपोर्ट्स के ऊपर हम लोग उसको पढ़ते हैं सो दैट एक इन्फॉर्म्ड जानकारी जनता के पास लेके आए। तो उसके तहत सिंपल केमिस्ट्री अगर देखें तो ये सभी मानते हैं कि एथनॉल जो है वो पेट्रोल के मुकाबले उसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है, तो लगभग 1/3 फ्यूल एफिशिएंसी आपको पेट्रोल के मुकाबले कम मिलेगी। इनफैक्ट मैं कोई अभी डेटा देख रहा था जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, उसके हिसाब से करीबन अगर हम टोटल ओवरऑल कंप्लीटली 1 लीटर से कंपेयर करें तो 34% एनर्जी एफिशिएंसी कम होती कम है। होती है। बट अगर हम उसको 20 जो परसेंट अब एग्ज़ैक्टली, मिलाया गया है उसके हिसाब से देखें तो ओवरऑल माइनर सिर्फ 6% का एग्ज़ैक्टली। ड्रॉप आता है। तो वहाँ पे हम जो ये जो 30% का जो डिस्कशन हो रहा है उसका उसका बेसिक डिटेल ये है जो सभी को समझना चाहिए कि वो तब होता है जब हम 1 लीटर एथनॉल वर्सेस 1 लीटर पेट्रोल कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जब आप उसमें देख रहे हैं कि 800 एमएल मान लीजिए पेट्रोल है और 200 एमएल एथनॉल है, तो वहाँ पर उसी हिसाब से आपको उस 30% या वन थर्ड को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5-6% आप समझ लीजिए कि फ्यूल एफिशिएंसी 6% रफली आ रहा है, और अगर हम कंपेयर करें मतलब आम जनता के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम बताएं तो अगर मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी 15 की माइलेज दे रही है तो करीबन 14.2 14.3 की माइलेज आपको इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल में E20 में फिलहाल आपको मिल जाएगी। एग्ज़ैक्टली। तो और उसका भी जो डेटा, क्योंकि डेटा बहुत इंटरेस्टिंग था और उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था तो उसको एक्सप्लेन करते हुए बड़ा मजा आ रहा है। इनफैक्ट मैं गलत ना हो जाए तो पढ़ के बता देता हूँ कि अगर 4 लीटर्स करीबन हमें फ्यूल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा हर 1000 किलोमीटर पे। तो मतलब अगर और ज़्यादा कैलकुलेट करें तो एक हर 10,000 किलोमीटर पे हम लोग सर्विस तो करवाते ही हैं। तो 10,000 किलोमीटर के हिसाब से करीबन 4,000 रुपए का फ्यूल जो है हमारा हम एक्स्ट्रा देंगे एक सर्विस कॉस्ट पे, जो कि सर्विस कॉस्ट वैसे भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो अब 4,000 रुपए इतना बड़ा तो नहीं है जितना जिनके हाँ, नहीं फायदे वही दिखाई दे वही रहे है। हैं। तो वो जिस हम लोग जिस तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हैं बड़े ही साइंटिफिक तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ जब हम लोग इमोशनल होके जब अप्रोच करेंगे तो चीज़ें थोड़ी-सी कन्फ्यूजिंग हो जाएँगी। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि हाँ, सिंपल चीज़ ये है कि वो वन थर्ड के ऊपर ध्यान ना दें, 20% के ऊपर ध्यान दें। 20% का वन थर्ड आप जब बनाएँगे तब आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे जो तब या जो चेंज है और ये केमिकली है। हुँ। इसमें कोई और कोई इसमें एंगल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बोल रहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी इसमें बढ़ती है, तो फिर वो गलत है। वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही है। लेकिन एक और चीज़ है जो कन्फ्यूज़न मैंने देखा आमतौर पर कि इथेनॉल बहुत ही कन्फ्यूज़िंग उस हिसाब से मामला है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्टेन रेटिंग जो है उसकी हुँ। ज़्यादा है। अब ऑक्टेन का जो रोल होता है आपके फ्यूल में, आपने देखा होगा हम लोग 95 हायर ऑक्टेन, 100 ऑक्टेन, ऑक्टेन की यस। बात करते हैं, तो वहाँ वो ये है कि ज़्यादा कंप्रेशन में एंटी नॉकिंग की फैसिलिटी देता है, यानी बहुत जल्दी गलत टाइमिंग में अंदर कंबस्शन नहीं होता है, तो कंबस्शन को डिले करके रखता है। और वो आमतौर पर इस्तेमाल जो हाई ऑक्टेन होता है वो थोड़े से परफॉर्मेंस वाले गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। इवन अगर आप
आपको पेट्रोल में भी रेटिंग बढ़ानी होती है तो कई बार आप ब्लेंडिंग करते हो इथेनॉल की। तो वहाँ एक जैसा मैंने बताया कि बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सा ये मामला है इथेनॉल का। क्यों? एक तरफ से फ्यूल उसकी एनर्जी डेंसिटी कम है तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कम मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो गाड़ी की थोड़ी-सी आप समझिए कि बढ़ा ही सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत असर पड़े। मैं अगर अपनी स्विफ्ट या वैगन आर चला रहा हूँ तो उसमें ऐसा इथेनॉल के चक्कर में बहुत बूस्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेट्रोल अच्छे पेट्रोल का जो पैमाना है कि नॉकिंग ना हो, हम्म। वो उसमें सहूलियत देता है। तो तो एनर्जी बेसिकली डेंसिटी हायर कम। ऑक्टेन पेट्रोल जैसे हम भरवाते थे हाँ, उतना नहीं, बट एटलीस्ट 10% उससे या 20% 30% कम जितना ऑक्टेन उसमें ऑलरेडी डल जाएगा। या फिर मतलब पाउचेस भी अवेलेबल होते हैं, हायर ऑक्टेन वाले पाउच भी हुँ, कई लोग मैं देखता हूँ डलवाते हैं जब हुँ, टैंक फुल करवाते हैं। हुँ, अब शायद कम हो गया है, वो टूटी टाइप फील होता है जैसे स्कूटर में हम लोग टूटी डलवाया करते थे। राइट। मुझे याद है। तो अब लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी बहुत सारा है। अगेन कंफ्यूजन का वजह मुझे जो लग रहा है वो इंस्टाग्राम की रील्स बहुत मेजर है कि हम लोग देख रहे हैं गन्ने का जूस भरवा रहे हैं लोग गाड़ी में, जो कि इथेनॉल एक्चुअली में सरकार ने कई बार क्लैरिफाई भी कर दिया कि चींटी लगना ये मीठा नहीं रहता, प्रोसेस हो जाता है और प्रोसेस होने के बाद इट्स ऑलमोस्ट एज क्लियर एज अल्कोहल। तो क्या आम जनता को और सरकार को पहले एजुकेट करना चाहिए था, या फिर और अच्छे तरीके से इस पे भी कुछ एडवर्टाइजिंग और मेजर मेरे ख्याल तरीके से से इन्वेस्ट करना इसमें चाहिए? इसमें वही मैं जो अभी जितना मैं कंटेंट भी देख रहा हूँ, जो लोगों के कंसर्न्स भी देख रहा हूँ, उसमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो इथेनॉल का जो गुण है या अवगुण है जिसे हम कहेंगे, वो आपके पार्ट पुर्जे के ऊपर असर परफॉर्मेंस से ज़्यादा पार्ट पुर्जे के ऊपर असर करता है, क्योंकि वो कोरोसिव होता है। तो इसी वजह से BS6 स्टेज 2 में जब गाड़ियाँ आई, उसे E2 E20 कंप्लायंट किया गया। कैसे किया गया? ताकि जहाँ-जहाँ से फ्यूल आपका गुज़र रहा है, जहाँ-जहाँ से इथेनॉल का मिक्स जा रहा है, हम्म। वो आपको ऐसे पॉलीमर से, ऐसे मटीरियल उसमें इस्तेमाल किए जाएँ जिससे कि करोजन ना हो इथेनॉल के असर की वजह से। दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी वो ये है कि उसमें जो हमने E85 फ्लेक्स फ्यूल में देखे, उसमें आपके सेंसर्स बदले गए, एक हीटिंग का इंजेक्टर्स भी बदले गए, हम्म। बड़ी सारी चीज़ें हम्म। जो बाद में किट की बात हो रही है। तो एक जो उसका जो असर है पुरानी गाड़ियों के ऊपर, वो वेयर एंड टेयर पे पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो जो डर है उसमें, मतलब इसलिए कह रहा था कि लोगों को डरने की थोड़ा-सा हड़बड़ाहट में डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जितने रिसर्च मैंने पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि आपने डाला और प्लास्टिक या गर्म पानी डाला, आपने चॉकलेट पिघल एसिड गया, नहीं ऐसा है। एसिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही जाए और तुरंत लॉन्गर पिघल रन में जाए। शायद 1 साल ल 1.5 साल के उससे भी बाद भी। ज़्यादा में, जो रिसर्च है उससे भी ज़्यादा में 6 से 7 8% वेयर एंड टियर ज़्यादा है ऐसा करके, लेकिन वो भी लंबा टाइम फ्रेम है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा-सा, क्योंकि मैं इंजन के अंदर घुस के तो हम लोग देख नहीं सकते। ऑब्वियसली। लेकिन जो रिसर्च अभी तक हमने देखे हैं उसमें यही, क्योंकि जो आप इथेनॉल को वैसे ही पढ़ो तो उसमें यही यही समझ में आ रहा है कि वेयर एंड टियर होगा, क्योंकि वो उसका असर, क्योंकि वो कम ल्यूब्रिकेटिंग भी होता है, तो आपके असर जो है वो सारे सिस्टम पर पड़ेगा। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जहाँ पे तुरंत ही आपने डाला और अगले रन में आपको पता चल जाएगा। जनता का एक तो इसमें वैसे आपने थोड़ा-थोड़ा जो क्लैरिफाई कर दिया, शायद जो बहुत पुरानी गाड़ियाँ दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट भारत में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। हमारे पास तो 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है ही नहीं। लेकिन उन शहरों में जहाँ पे शौकीन लोग बैठे हैं, 40-40 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए था नहीं, बिल्कुल, कि वो तो है। यहाँ पे फ्यूल ऑप्शन, क्योंकि अगर आप सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हम लोग ब्राज़ील का देखते हैं। अब ब्राज़ील में आप देखिए कि बेस जो ब्लेंड है वो अभी मई में आई थिंक 32% हुआ है। फ्लेक्स फ्यूल जो है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास उसका उसका शेयर है उन गाड़ियों का। लेकिन आपको ये कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि वो 5 दशक से उनका चल रहा है मामला। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने में नहीं हुआ है। 1 दिन में नहीं हुआ, 5 साल में नहीं हुआ। तो एक तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो उस हिसाब से तैयार हुआ है। लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ड्राइविंग भी एक कल्चर है। ड्राइविंग कल्चर जो है वो आप उसको टाइम दिया आपने बदलने में। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि जो सबसे बड़ी बात है किसी भी कस्टमर के लिए, आपके पास ऑप्शन है वहाँ। हुँ। अलग-अलग फ्यूल ऑप्शन है आपके पास। प्लस प्राइसेज़, जो प्राइस डिफरेंशियल ऐसा है जिसमें आपको ये एनकरेज करेगा कि चलिए आज ₹20 ₹30 कम मुझे मिल रहा है E85, तो मैं अपनी गाड़ी एंड में काफ़ी वही फ्लक्चुएटिंग है वहाँ पे। फ्लक्चुएटिंग है। प्लस आप इंसेंटिव दे रहे हो, पॉजिटिव इंसेंटिव दे रहे हो कस्टमर को कि भाई आपने अगर E85 लिया है तो आपको दाम ये कम बोल देना के आप मेरा पड़ेगा, अगला क्योंकि सवाल खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉफ़ी के साथ अगला सवाल सवाल। यही था जी। कि हर जगह सोशल मीडिया पे जो मैं कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई हर कोई
कह रहा है कि इथेनॉल सस्ता हो रहा है, कम से कम 50-60 रुपए रफली लीटर में बन जाना चाहिए। अब आपने 20% मिला दिया, लेकिन बेच तो आप पेट्रोल के दाम पे ही रहे हो। हुँ। ऐसा क्यों? आपको मतलब इस पे आपकी क्या राय है, ऐसा इस क्या है? पे इस पे वही मैं कह रहा हूँ, इस पे सबसे पहला जो रिएक्शन था जब से इथेनॉल चालू हुआ, उसमें यही था क्योंकि आपने 3 चीज़ें बताई थी उस वक़्त। एक तो ये था कि आप हमारे ऊपर एनर्जी या फ्यूल इम्पोर्ट का भार कम होगा, जो हुआ। एग्रीकल्चर में मदद मिलेगी इससे, वो भी होगा। प्लस एनवायरनमेंट में मदद मिलेगी, कोई शक नहीं। इसकी जो बर्निंग होती है, इसका कंबशन होता है, वो ज़्यादा क्लीन होता है। लेकिन जो आमतौर पर जनता के बीच में एक्सपेक्टेशन था कि जो 20% अगर इथेनॉल अगर आ रहा है, क्योंकि सभी के पास आंकड़े यही थे कि 65 से 70 रुपए के प्रति लीटर आपको इथेनॉल मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपको दाम कम होना चाहिए। वो दाम कम नहीं हुआ। तो एक डिससैटिस्फैक्शन कस्टमर में तो था ही, वो तो बेस बना ही हुआ था। दूसरा, जब E85 और E100 की जब बात आ गई, तो वहाँ पे हम जो प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं, वो प्राइस डिफरेंस मुझे लगता है कि सरकार को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। इस वजह से, क्योंकि आप E85 का जो मामला, E85 और E100 में, वहाँ पे केवल ये नहीं है कि आप वो फ्यूल लेंगे या नहीं लेंगे। हुँ, आपको वो इंसेंटिव मिलना चाहिए कि आप E85 वाली गाड़ी भी खरीदें। तो नेक्स्ट गाड़ी राइट। E85 खरीदें और उसके बाद आप फ्यूल भराएँ। तो उसमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं कि अभी सभी फ्यूल स्टेशन पर अवेलेबल नहीं है। दूसरा, वो प्राइस डिफरेंस भी, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा रिएक्शन है बाकी कस्टमर से बात करके, आम हमारे व्यूअर्स वगैरह के रिएक्शन देख के, मुझे लगता है कि वो इतना अट्रैक्टिव है कि जहाँ आप बाकी गाड़ियाँ छोड़ के E85 तक चले जाओगे। अब मतलब काफ़ी टाइम देना पड़ेगा और ये भी एक पॉइंट हर बार एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं कि जब 27 तक की डेडलाइन दी थी, तो 25 पे क्यों जल्दी से, मतलब 2 साल पहले ही क्यों पुश कर दिया गया? और अगेन लाइक यू वर सेइंग कि इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि अगर अभी भी सरकार देना चाहे, अभी ऑलरेडी फ्यूल पंप्स पे डीज़ल, पेट्रोल, सीएनजी भी हम हर स्टेशन पे नहीं ला पाए हैं ट्रू। और ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर गए हैं, जो उसकी अवेलेबिलिटी ऑलरेडी हम लोग उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और उसके बीच में पेट्रोल पंप मालिकों को भी पुश करना कि आप 4 और लगाएँ, जिसमें 4 तरीके का फ्यूल मिले एंड उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा। टाइम देना ही पड़ेगा, और प्लस वही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बैरियर होने वाला है, क्योंकि इंटेंट के हिसाब से आप इसमें कुछ बहुत सवाल उठा नहीं सकते हो। क्योंकि जो वक्त है, जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से चल रहा है, उसमें आप किसी भी रीजन से, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, उसमें आप ये ज़रूर मान सकते हो कि प्रैक्टिकल या रैशनल मीन डिसीजन है। लेकिन वहाँ पे आप अगर ये चाहते हो कि जनता इसको यूज़ करे, अडॉप्ट करे, तो फिर उसके लिए आपको इंसेंटिव, जैसे आप सिंपल एग्जांपल है, ईवी सब्सिडी दे रहे हैं आप, बिल्कुल। है ना? ईवी अलग-अलग स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, आप फेम की बात कर रहे हैं या पीएम ई ड्राइव की बात कर रहे हुँ, हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल के ऊपर ईवी पॉलिसीज़, अभी दिल्ली की ईवी पॉलिसी पर हमने डिस्कशन किया था। तो ईवी को तो आप दे रहे हैं सपोर्ट, उसी तरीके से वैसा ही अट्रैक्टिव सपोर्ट देना पड़ेगा। केवल सपोर्ट नहीं, बल्कि अट्रैक्टिव सपोर्ट, क्योंकि आपको अभी नज़ करना है लोगों को, हुँ, है ना? वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा राइट। ताकि वो इस फ्यूल की तरफ जाएँ। एंड इसी के बीच में फ्लेक्स फ्यूल की कार्स भी लॉन्च हो गई हैं। अब वो फ्लेक्स फ्यूल कार का लॉजिक क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, ये तो बनी ही 85 के लिए है, उससे नीचे का खराब डालोगे तो पेट्रोल ज़्यादा डलेगा तो खराब हो जाएगा। नहीं, वो तो फ्लेक्स फ्यूल का मतलब ही ये है कि आप जो भी, क्योंकि उसमें सेंसर लगा होता है, तो आप अगर कम वाला मतलब क्या E20 है, उसके अलावा तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं, अगर E85 और E20 का, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सेंसर, क्योंकि अगर टेक्निकली अगर जैसे बनाया गाड़ी ने, कंपनी ने E85 के लिए, तो वो तो बाकी फ्यूल ऑप्शन पे भी चलेगी। बस ये है कि सेंसर पढ़ेगा कि भाई मिक्स क्या है, कितना ब्लेंड है इसमें, और उस हिसाब से ECU जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगेन जैसे आप कह रहे थे कि अगर उसको बेचना है तो थोड़ा बिल्कुल, कुछ उसमें लालच तो उसमें जनता को लालच देना देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर आप देखें जो डिस्कशन है, है तो इथेनॉल का, लेकिन आप ये सोचिए कि हम और आप मान लीजिए कल गाड़ी खरीदने जाएँगे, है ना? तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या सोचेंगे कि फ्यूचर प्रूफ कैसे करें अपने हुँ, परचेज़ को, बिल्कुल। है ना? फ्यूचर प्रूफ करने के लिए अभी आप सोचेंगे कि 3-4 साल तो लगेगा इसको सेटल होने में, तो मैं इलेक्ट्रिक ही ले लेता हूँ, छोटी सस्ती वाली कोई। हुँ, सही तो बात। एक एक वो मैंने देखा है, और हाँ, मैंने क्या मतलब, मार्केट ही देख रहा है, जिस तरह से ईवी की जो बिक्री है, आप देखिए पिछले 3-4 महीने में लगातार ऊपर जा रही है। बिल्कुल, तो जो इस सारे कन्फ्यूजन में 85 और इसमें जो एक थोड़ा-सा एप्रीहेंशन है कस्टमर, उसमें ईवी को फ़ायदा फ़ायदा हो मिल रहा है। रहा है। हाँ, और तो ये भी है, मतलब क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकती है वो मिडिल क्लास ही खरीदता है और वो मिडिल क्लास के दिमाग में सिर्फ़ 4 साल नहीं होता,
वो 10 साल की लाइफ है तो उसके आगे का भी सोच रहा होता है कि किसी और सिटी में बेच दे तो वो कितना पैसा मिल एग्जैक्टली जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम दिल्ली की बात करें तो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हमारे लिए ये है कि जैसे आपने जो अभी एक सवाल पूछा था पुरानी गाड़ियों के ऊपर इन फ्यूल का असर, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो दिल्ली से अब बहुत ही इट्स 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 अ बिग स्ट्रगल नाउ, विंटेज और क्लासिक कार्स की हम्म, मूवमेंट एनजीटी के असर ऑर्डर के बाद वैसे ही उन गाड़ियों का मूवमेंट बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट हो गया था। अब जब इन इन E20 ब्लेंडेड मैंडेटरी है उन पुराने से, क्योंकि क्लासिक और विंटेज कारों का एक ग्रामर ये भी होता है कि उसमें कोई भी पार्ट पुर्जा छेड़ी ना जाए, कि मतलब उसके साथ छेड़खानी ना हो। तो उस छेड़खानी ना हो के चक्कर में जो पार्ट पुर्जे हैं वहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है तो वो नुकसान करेगा। तो ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन बाकी आप देखिए कि अभी एनजीटी ने चलिए दिल्ली सरकार के ऐलान के बाद यहाँ पर भले ही वो 15 साल और 10 साल वाली छूट मिली है, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो तो ये सोच के चलेंगे भाई कभी भी मामला कोई कभी भी किसी तरफ से दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है उसको लेकर ऑर्डर आएगा मेरी, तो राइट। डीजल की वैसी बिक्री खत्म हो चुकी है, पेट्रोल को लेकर वैसी कंफ्यूजन है। और तो लोग अब उसको बहुत ही डिवाइस और टूल की तरह खरीद रहे हैं। वो हम लोग जो इमोशनल होके खरीदते थे, आई डोंट नो, मे बी आई एम बीइंग अ बिट सिनिकल, बट वहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो कस्टमर है वो बहुत ही उसको गैजेट की तरह खरीद रहा है, जहाँ पर उसको इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हाँ चलो ये मेरा पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए गाड़ी चाहिए, पता नहीं कब 5 साल में बंद हो जाएगा, तो लेट्स बाय दिस ओनली। एंड बहुत केसेस में अभी ईवी में ये भी है कि आप जैसे आप कह रहे हो वो भी एक तरीके से कह सकते हैं, और सेकंड कार ही है ज्यादातर लोगों की ईवी, क्योंकि एकदम से कहीं निकलना पड़ जाए और चार्ज ना हो, ये हर किसी के दिमाग में आ रहा है। नहीं, वो तो है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही मैं कह रहा हूँ, जो आपने अभी बात सही कही थी, क्योंकि यहाँ 3-4 लेवल पे जिसको क्या कहते हैं थ्री डिमेंशनल चेस, वो चल रहा है। तो हम्म। वहाँ पे आप एक इथेनॉल का डिस्कशन चल रहा है, ईवी के चार्जिंग स्टेशंस का चल रहा है, फ्लेक्स फ्यूल का चल रहा है। तो इन सब के बीच में जो है वो आप कौन सा डिसीजन लेंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ों को देख, और प्लस हमारे अगर दिल्ली एनसीआर में है तो एक वो भी एंगल है, क्या पता कब कौन सी ऑड इवन या उस तरह के या ग्रैप लग जाए तो आपको कौन सी गाड़ी रुक जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें एक उसमें। कंफ्यूजन और आ रहा है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि E30 टाइप कुछ आ सकता है अगले 3-4 साल में। अगर वो होता है तो फिर E20 वाली गाड़ी आपने अभी ले ली तो फिर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं बार-बार मतलब मेरी जो बातचीत हो रही है उसमें कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरर्स को और इंश्योरेंस कंपनीज़ और सरकार को। अब जिस तरह का हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में, यहाँ पर सबकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो खुलकर आएँ और और जो कार कस्टमर हैं, उनको एश्योरेंस दें। क्या एश्योरेंस दें? मान लीजिए कार कंपनी है, वो ये बताए कि हमारी गाड़ी E25 तक झेल सकती है। हम्म। मान लीजिए उन्होंने, क्योंकि आमतौर पर देखते हैं गाड़ी कंपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही चलते हैं, क्योंकि किसी भी कार को डेवलप करने में R&D से लेके सड़क पर लाने में 5 साल का वक़्त लगता है। बिल्कुल। तो ऐसे शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता कि कल आपने डिसाइड किया, तो वो उस तरह का टाइम फ्रेम लेके चलती हैं। तो अगर गाड़ी तैयार है, आप कस्टमर्स को बताइए, अनाउंस कीजिए कि भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, E25 तक झेल सकती है। सरकार को ये आके आके जो है जनता को ये बताना चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं E20 की केवल ब्लेंडिंग की वजह से प्रॉब्लम है। मिलावट का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल। है ना? और वो अगर फ्यूल स्टेशन के ऊपर अगर सही से रख-रखाव नहीं किया गया, तो हाइग्रोस्कोपिक होता है इथेनॉल, उसमें मॉइस्चर खींचेगा, पानी जाएगा इंजन में, गाड़ी आपकी बैठ जाएगी। तो सरकार वो उस तरीके से उसको वहाँ पर उन सभी फ्यूल पंप्स में जाके इस चीज़ को कराना चाहिए इंश्योर कि भाई यहाँ पे स्टोरेज सही से हो रहा है, ब्लेंडिंग सही से हुई है, और ऐसा कुछ मिलावट नहीं हो रही। मिलावट ऐसा नहीं हुआ प्रॉपर जिससे कि ऑडिट्स होने जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए कि मेरे तो सारे कंटेंट मैंने फ्यूल स्टेशन से ही देखे हैं ऑनेस्टली, राइट। और वैसे भी कल ही मैं, कोई वीडियो एक देख रहा था जिसमें मतलब आजकल एक तो हर कोई टेस्टिंग करने लगा है, लैब सबने हाँ, साथ साथ खोल ली है और अवेलेबल भी है शायद चीजें इंटरनेट पे कि कैसे टेस्ट करना है, इसलिए भी शायद हो रहा है। तो उसमें मैं देख रहा था कि करीबन 40% फ्यूल जो था उसमें इथेनॉल मिला हुआ था, तो नहीं पॉसिबल वही है। मैं कह रहा हूँ। अब मैं देखिए बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको बुरा लग जाता है जब मैं इस तरीके से एंगल में इस एंगल से अप्रोच करता हूँ। अब पॉइंट ये है कि मैं बहुत ही स्केप्टिकल हूँ उस मामले में। आप शॉट से पहले आपने क्या डाला है बॉटल में, शॉट के बाद में क्या डाला है मुझे नहीं पता है। ट्रू। तो वहाँ पे आप भले ही उसको, क्योंकि वो तरीका बहुत पहले से डिस्कशन चल रहा है कि वहाँ पे आप किस तरह से, क्योंकि ये बहुत सारे मैकेनिक्स ने, ऑटो एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने वो सेपरेट करके दिखाया है ये, और इसी चक्कर में जब वायरल हुआ है। अब आप एआई वाला तो भूल ही गए हैं हाँ इसमें। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे मुझे वो नहीं पता है, तो मैं उनमें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, बट
ये है कि बुनियादी तौर पर तो सही है वो, क्योंकि आपने मॉइस्चर खींचा उसने तो वो पानी अलग से छोड़। तो मैं जो दूसरी चीज़ तीसरा एक और पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है कस्टमर्स के लिए, जिससे कि पैनिक थोड़ा-सा शायद कम हो। सारे इंश्योरेंस एजेंसीज़ को आगे बोलना चाहिए भाई कि जैसे आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की खबर थी कि अगर फ्यूल में पानी है, एक होर्डिंग लगा हुआ था कि एक फ्यूल में पानी है तो ज़िम्मेदारी आपकी है। फिर दूसरे ही दिन फिर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि ये गलत है, हम उस पॉलिसी को मानेंगे, वो इंश्योरेंस को मानेंगे, वो वॉइड नहीं होगा। सभी इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी आगे-आगे सबको बोलना चाहिए, भई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि आपने फ्यूल डलवा दिया, गाड़ी आपकी कहीं हाईवे पे अगर रुक गई, आपको पता नहीं है कि करेंगे क्या करेंगे, अब उसका इंश्योरेंस का पैसा कौन देगा? अगर क्योंकि सारे ही एजेंसीज़ हर इंश्योरेंस उसके ऊपर जा नहीं सकती वर्कशॉप पे, अब वो तो आपको जाके कोई सहारा देने वाला है नहीं, तो फिर सारे लोग उस खौफ में भी हैं। हाँ, और कि कन्फ्यूजन तो है ही, और बार-बार लोग सवाल उठा ही रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली, तो वहाँ पे इंश्योरेंस इन का तीनों क्लैरिटी पार्टियों को क्या है? मुझे लगता है कि बड़ी ज़िम्मेदारी है कि सामने आके बोलें कि मेरा E25 तक का कंप्लायंट है, तो उस हिसाब से क्योंकि टेस्टिंग चालू हो चुकी है। जैसे कि हमें पता है कि E25 का नॉर्मल गाड़ियों के ऊपर टेस्टिंग चालू हो चुकी है, कितना उसका असर पड़ता है और हो सकता है कि थोड़े दिन में वो लागू हो। आइसोब्यूटेनॉल का भी ज़िक्र हो रहा है, जो डीज़ल में 10% 15% है, तो ये वैसे भी टेस्टिंग तो होती रहती है। अब पॉइंट ये है कि चूँकि E20 में हमें ऑप्शन नहीं मिला तो थोड़ी-सी लोगों में एक तरह का एप्रीहेंशन है कि बाकी में भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट ऐसा भी होना चाहिए कि शायद जैसे आप कह रहे थे कि कुछ कैलिब्रेशन करके, कुछ माइनर चेंजेस करके, जितने पार्ट्स हैं जिनको रिस्क होता है, उनको बेटर किया जा सकता है, उनको अच्छा किया जा सकता है। तो मेरे को लगता है कि शायद, मतलब आपका क्या कहना है उस पे, कि कंपनीज़ को ऐसी कोई स्कीम्स लॉन्च कर देनी चाहिए कि इन केस आपके पास BS4, BS5 व्हीकल्स हैं जिसको आप अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कैलिब्रेशन आके हमारे पास करा लीजिए। मैंने ऐसा कहीं प्रमोशन होते नहीं, हुए ऐसा देखा नहीं है। हुआ है, ऐसा डिस्कशन हुआ है और मेरे ख़्याल से कुछ-कुछ जगहों के ऊपर ये चेंजेस हुए भी हैं। लेकिन ये खुले तौर पर या ऑथेंटिक तरीके से ऑफ़िशियली किसी भी मैन्युफैक्चरर की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जो होना चाहिए। यही मैं बेसिकली वही कह रहा था कि आप हैंड होल्डिंग ज़रूरी है अभी। आप छोड़िए इसके पीछे पॉलिसी डिसीज़न क्या है, एग्ज़ीक्यूशन क्या है, कहाँ खामियाँ रहीं, कहाँ नहीं रहीं, उसका डिसीज़न छोड़िए। आज की डेट में उसको सोचिए जिसके पास 1,50,000 60,000 की बाइक है, उसके पास वही एक ज़रिया है कहीं से जाने का। उसके बारे में सोचिए, उसका कैसे सपोर्ट आप कर सकते हैं। वहाँ पे ज़रूरी है कि आप उनको बोलिए कि क्योंकि किट इंटरनेशनली अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे 3-4 इसमें पहलू मैं बता दूँ। एक मैन्युफैक्चरर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, अगर इस तरह से हम करेंगे तो इसको होमोलोगेशन की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, ARAI में जाना पड़ेगा। एक ने कहा कि नहीं, इस तरह के किट्स की बात हो चुकी है, वो बात हो रही है, देखा जा रहा है कि किस तरह से सस्ते में उसको मँगवाया जाए, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा खर्च है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें छोटी चीज़ें होती हैं जो इथनॉल के कैरेक्टर की वजह से बदलनी पड़ती हैं सो दैट इट्स कंपैटिबल एंड सेफ। और जो बात हुई थी और कुछ एक जगहों के ऊपर पता चला कि हाँ, उनको बुला के उनकी गाड़ियों में कुछ एक पार्ट्स चेंज किए गए थे। लेकिन ऑफ़िशियली यहाँ पे कुछ भी ऐसा सिंगल स्टेटमेंट जो आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बट एक अच्छा पॉइंट आपने ये बोला कि हम शुरुआत से जो बात कर रहे थे, ज़्यादातर माइलेज की मैंने बात करी, तो हम गाड़ी सेंट्रिक बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और एक्चुअली में उस 0.6 की माइलेज कम होने से गाड़ी वाले को उतना शायद नहीं फ़र्क पड़ेगा। बाइक वाला जो है, जिसकी 80 की माइलेज वाली बाइक है, जो 90,000 रुपए में उसने खरीदी है, वो अगर 50 या 60 पे आ जाती है, जो रैपिडो चला रहा है, उबर चला रहा है, उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जो डिलीवरी कर रहा है। तो बाइक्स के लिए स्पेसिफिकली जो अभी जितनी बाइक्स आ रही हैं, क्या वो कंप्लायंट हैं? और इसी के साथ अगर मैं जोड़ के बोलूँ कि आप हाई परफॉर्मेंस बाइक्स की बात कर रहे थे, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस बाइक्स आर जनरली इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। क्या उनमें भी कोई दिक्कत आ सकती मैं हाई परफॉर्मेंस बाइक्स के अलावा कार्स का भी कहूँगा कि मोस्टली क्या हो रहा है कि चूँकि उनके इंजन बहुत हाई कंप्रेशन वाले, हाई रेविंग इंजन्स होते हैं, तो वो लोग वैसे भी वो लोग कह रहा हूँ, बट वो जो मशीन्स हैं वैसे भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो वहाँ पे कोशिश यही होती है कि उसमें आप एक्सपी 100 टाइप का या 100 ऑक्टेन टाइप के है? फ्यूल आप डलाएँ, जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग वैसे अपनी नॉर्मल गाड़ियों में भी डलवा रहे हैं। तो उन गाड़ियों के लिए वो फ्यूल आमतौर पर वैसे भी बिफोर इथेनॉल ऑल्सो या बिफोर कॉमन फ्यूल और बिफोर E20 एरा, लोग वैसे भी हाई परफॉर्मेंस जो गाड़ियाँ हैं उसमें वही वाला भरवाते थे। तो वो अभी भी खोजबीन चल रही है। बहुत सारे लोग ढूँढ के उस वाले फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पर उनको 100 ऑक्टेन वाले तो फ्यूल मिले। 100 ऑक्टेन में ब्लेंडिंग नहीं है?
वही है, क्योंकि सबको यही पता है। इस वजह से कॉमन गाड़ियाँ जो हैं, मास मार्केट वाली गाड़ियाँ, वहाँ पे भी कस्टमर लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये सुनने को मिल रहा है कि उसमें ब्लेंडिंग नहीं है। या वो शायद भी कम हो। कन्फ्यूजन था, क्योंकि E95 में आपने सुना शुरू में ये कहा कि उसमें 10% है। फिर वहाँ पे भी मैंने कुछ एक रील्स देखे, उसमें कहा कि भई यहाँ भी तो 20% है। तो अब वो मामला तो है कन्फ्यूज़िंग मेरे लिए भी। अब मैं भी जब शूट के लिए गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, तो मेरा भी वो है कि भाई कौन-सा वाला फ्यूल के ऊपर भरोसा किया जाए, कौन-सी गाड़ी में क्या डलवाया जाए, और और कहीं ये हम चेक नहीं कर सकते, ये तो कंपनी की एग्ज़ैक्टली, तरफ से जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है या सरकार की तरफ से नहीं आता है, इसमें तो वही बता पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली, क्या क्योंकि होगा। 2-3 जगहों के ऊपर मैंने ये भी देखा कि 1-2 जगह जब हम शूट कर रहे थे, वो स्पोर्ट्स बाइक थी, तो उनके पास फ्यूल था, लेकिन वहाँ पर डिस्पेंसर उसने मना किया कि नहीं, हमें अभी प्राइस नहीं बताएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ही सेड कि मुझे हमें कुछ एक तो ही डिडन्ट, तो हमने फिर वो मेरे ख़्याल से 95 ऑक्टेन वाला डलवाया था। बट ये अच्छा तरीका भी है शायद, अगर 95 ऑक्टेन वाले को प्योर फ्यूल की तरह रखा जाए, तो उसमें फिलहाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मेजर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड जनता के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा महँगा पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए तो हाँ, ठीक-ठाक वो सा मुझे ऑप्शन भी हो जाएगा। ऑनेस्टली वो थोड़ा-सा चूँकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे अगर आप ऑप्शन दें 95 का, हुँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हुँ, तो वो भरवाएँगे, उनको कॉमन अपने कम्यूटर गाड़ियाँ हैं, उस वो झेल सकती हैं, उनका फौलादी इंजन है, वो जो भी चेंजेज़ है वो झेल लेंगी, और उनका जो भी चेंजेज़ हैं, अगर किसी को बाय चांस थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर करना है, थोड़े-से एक्स्ट्रा वो कंसिडरेट हैं अपनी गाड़ियों के लिए, 95 में अगर हम 10% या अगर ऑप्शन हमें दे दें, तो आई थिंक सबका वो एंग्ज़ायटी ज़्यादा भी सबकी बेटर खत्म हो रहेगा। जाएगी। मेरे ख़्याल से एक बढ़िया कदम होगा कि आप एक स्टेज वाइज़, क्योंकि उसमें आपको अलग से डिस्पेंसर की भी ज़रूरत नहीं है, अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बस एक डिसीज़न लिया कि हाँ, 95 और 100 में आप फ्यूल नहीं ब्लेंडिंग, ब्लेंड करेंगे तो हाँ, वो साथ-साथ आपको, और उसकी खपत भी उतनी नहीं है, और एग्ज़ैक्टली, अगर बढ़ भी गई तब भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आम जनता शायद कम पैसे वाला फ्यूल ही भरवाना एग्ज़ैक्टली। पसंद करेगी। और वो जो है, ये जो हाल-फिलहाल का जो एंग्ज़ायटी वाला जो बातचीत है, जिसमें से बहुत से जेन्युइन केसेस भी हैं, वो खत्म हो जाएगी। आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खर्च करोगे, देखोगे कि हाँ, किस तरह से आप एक टाइम फ्रेम ज़्यादा दोगे, 6 महीने लगा के देखोगे कि हाँ, गाड़ी पर असर पड़ा या नहीं पड़ा। सही बात है। ये कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब 1-2 कन्फ्यूजन्स और है। एक तो इस बात पे पता नहीं, मतलब यहाँ पे हमें डिस्कस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट इंटरनेट पे काफ़ी शोर था और आप शायद परफेक्टली राइट पर्सन नहीं होंगे, मैं आपको घेर लूँ उस बात पे। तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फिर भी इस बात हाँ, पे। एडिट कर दीजिएगा नहीं, नहीं एडिट नहीं करना पड़ेगा, अगर मैं बट जवाब ना डिस्कस तो दे कर पाया ही तो। सकते हाँ, हैं। तो आपने, मैं आपको बता रहा था कि इथेनॉल पे काफ़ी सारी रील्स ये भी वायरल हो रही है कि इसको बनाने के लिए जो तरीका अभी फिलहाल यूज़ हो रहा है, उसमें कुछ इश्यू है एंड फिलहाल पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले हम लोग अभी जो बना रहे हैं, वो जनरेशन 1 है। 1G जिसे कहा जा रहा है, वो इथेनॉल बन रहा है और 2G अभी दूर है। 1G जो बनता है, वो जनरली खाने-पीने की चीज़ों से बनता है, गन्ने से बन रहा है और भुट्टे से बन रहा है। और फिलहाल इसमें डिपेंडेंसी इस पे भी आ जाती है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते थे और इस साल हमें कितना ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ गया, सिर्फ़ इथेनॉल की खपत पूरी करने के लिए। तो उस पे क्या लगता है सरकार को कितना जल्दी आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम एक तरीके से कह रहे हैं, बट फिलहाल जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं उसके हिसाब से शायद गाड़ी उतना पोल्यूशन ना करे, बट इथेनॉल बनाने में हम उससे ज्यादा पोल्यूशन कर दे रहे हैं। उसमें बनाने प्रोडक्शन की तो मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इसमें एक और एंगल है। हम्म, आप फिर से हम लोग इंडिया वर्सेस ब्राज़ील कर सकते हैं। हम्म, वहाँ पे आप नेचुरल जो रेनफॉल है, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, और गन्ना खेती में, राइस की खेती में मान लीजिए पानी का इस्तेमाल काफ़ी होता है, ठीक है? अब वो फिगर जो है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, थोड़ा-सा उसके ऊपर बहस चल रही है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में कितने लीटर पानी का खपत होता है, क्योंकि पानी का खपत किसी भी फसल के लिए होता है। वो एग्ज़ैक्ट डेटा जो है, वो मेरे ख़्याल से वो अगेन किसी सरकारी उनका, अगर, क्योंकि 1-2 पेपर्स थे जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, बाद में पेपर हट गया, इस तरह का डिस्कशन मैंने सुना था। पॉइंट ये है कि उसके पैदावार में पानी तो एक्स्ट्रा लगेगा। दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम जो सोच के बैठे हुए हैं कि गन्ना से इथेनॉल बन रहा है, टोटल इथेनॉल प्रोडक्शन जो आजकल हो रहा है, उसमें से केवल 30% गन्ने से हो रहा है। हम्म, बाकी जो है राइस, कॉर्न और मेज़, इन सब अनाजों से, या जो खराब फसल है, वो फसल जो है उससे ये प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ और इसके अलावा एक और एंगल ये है कि जो लास्ट में हमारी बात हुई थी जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उनसे, कि जितनी खपत है उससे डबल प्रोडक्शन हो चुका है भारत में। अच्छा,
तो ये एक अलग, क्योंकि ये लॉबी का एक दबाव लगातार चल रहा था कि आप बेस ब्लेंडिंग को बढ़ाइए, जो अभी 20 है उसको 25 कीजिए, 27 कीजिए। वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि हमारे पास वी आर स्ट्रगलिंग विद ओवर कैपेसिटी। तो वहाँ पर आप उसको खपत कहाँ हो, क्योंकि किसानों ने अपना पूरी फसल है इसके ऊपर डाल दी थी और इथेनॉल प्रोडक्शन हुआ और वो आप खपत नहीं हो पा रहा है। तो एक वो मुद्दा है। लेकिन बॉटम लाइन में कहूँगा कि वो डिपेंड करेगा आपके फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर कि आपकी ज़रूरत कितनी है, आपकी गाड़ियाँ किस तरह से तब्दील हो रही हैं। अगर हम 25 के ऊपर जा रहे हैं तब कितना होगा, वो क्लैरिटी चाहिए होगा। अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो फिर किसान, शुगर मिल एसोसिएशन, कार कंपनीज़, वो सभी थोड़े से हाथ पाँव ही मारते नज़र आएँगे। परफेक्ट। थोड़ा सा टॉपिक से हल्का सा चेंज करते हैं। टिटरी पे टेरी पे नहीं जा रहे हम, मतलब लेकिन आम जनता के हिसाब से अगर इंसान आज की डेट में, और मान के चलते हैं दिल्ली एनसीआर क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स यही हैं, तो अगर स्ट्रिक्ट रूल्स वाला क्लियर हो गया तो उसके बाद बाकी सब तो फॉलो कर ही सकते हैं। तो अगर दिल्ली में बैठा हुआ इंसान एक गाड़ी खरीदने की सोच रहा है तो आपके हिसाब से द क्रांति संभव क्या बोलेंगे, कौन सी गाड़ी लेनी है? मेरे हिसाब से तो अभी चलिए वो क्या ले, बात की बात है। मैं अगर आप ले रहे होते मैं तो लूँगा आप वो क्या थोड़ा लेते? सेफ होगा ओपिनियन देना, कि हम्म। पता चले कि भाई ये क्या आपने ओपिनियन दी। मैं अगर लूँगा तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ले लूँगा। इलेक्ट्रिक भी लेंगे तो कौन सी वाली इलेक्ट्रिक, कम रेंज वाली या ज्यादा रेंज वाली? नहीं, मतलब एवरेज रेंज वाली, कि जैसे एक चीज़ मान के चल रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज़ के ऊपर भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। कम है, अभी भी स्ट्रगल है, लेकिन जैसे मैं शुरू में कह रहा था, हम लोग फ्यूचर प्रूफ कर रहे हैं। तो जो मुझे नज़र आ रहा है वो आने वाले 3-4 साल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ही। दूसरा ये है कि जैसा मैं एक और चीज़ कह रहा था कि ड्राइविंग और कार जो है वो भी एक कल्चर का हिस्सा है। तो हमारे ड्राइविंग का कल्चर भी वैसे होगा कि हम लोग अपना कॉफ़ी ब्रेक भी वहीं प्लान करेंगे जहाँ पर एक मशीन है। तो धीरे-धीरे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, प्लानिंग वो थोड़ी बेहतर होगी, तो हो सकता है मैं हाईवे पर भी लेके जा सकता हूँ। बट एसेंशियली मुझे ये पता है सच्चाई, जो कि मैं सबको बोलता हूँ, मैंने खुद भी कैलकुलेट किया कि मेरी मेरी ड्राइविंग या मेरा जो, चूँकि मेरा तो काम ही ऐसा है कि मैं दूसरे कंपनियों की गाड़ियाँ चलाता रहता हूँ, तो मेरी अपनी गाड़ी की जो रनिंग है वो बहुत कम है। तो ऐसे में व्हाई नॉट इलेक्ट्रिक? तो मैं उस एंगल से सोच रहा हूँ कि रेंज, डेली ड्राइव मेरा सीमित है, लिमिटेड है। हो सकता है कि 2 साल 3 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा जहाँ पर मैं बाहर भी लेके जा सकता हूँ। तो मैं एक ऐसे रेंज वाली गाड़ी लूँगा जो कि कम से कम 400 किलोमीटर का रेंज दे, जिससे कि आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही, 1 बार चार्ज करें तो आपका शहर में काम चल जाए, और अगर शहर से बाहर जाएँ तो यहाँ पर जैसे मान लें हम लोग यहाँ से जाते हैं पहाड़ों में, तो 300 किलोमीटर अगर है तो आप उसको भी खींच-खाच के पहुँच ही सकते हो। इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने हाइब्रिड छोड़ के इलेक्ट्रिक बोला है, तो मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हाइब्रिड इस वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हाइब्रिड अगेन वो थोड़ा अगेन एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, अगर आप देखें सरकार हाइब्रिड को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। नहीं, रुके रुके। तो अगला एपिसोड इलेक्ट्रिक पे करना है या हाइब्रिड पे करना है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा, तो फिर अगला एपिसोड उसी चीज पे होगा। ये वाला फिर डिस्कशन रोकते हैं। अब इसको लास्ट चीज जो आपके लिए गूगली है, सब लोग जानते हैं क्रांति सब को बहुत सालों से, जैसे कि आप कह रहे थे, मैं काफी नहीं बता रहा। काफी बच्चों के पापाओं के फ्रेंड आप, वो कई काफी लोगों के बच्चों के पापा आपके फैन रहे। हाँ। तो नहीं, नहीं, क्रांति आप संभव के पास, गड़बड़ा रहे। कई काफ़ी लोगों के बच्चों के पापा तो वही हो गए फिर। काफ़ी लोगों के पापा। ओह सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वही वही। तो मुझे लगा वही गूगली थी। नहीं नहीं, वो हाँ, गूगली नहीं है। बट क्रांति संभव खुद कौन सी गाड़ी चलाते हैं ये दुनिया जानना चाहती है। मैं ये आपने वाक़ई फँसा दिया, क्योंकि मैंने अभी हाल में एक मोटरसाइकिल ली है, बहुत दिनों के सोच-विचार के बाद। कौन सी? और वही तो अरे भाई, मैं भी तो चाहता हूँ मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ें, तो मैं उसको वहीं पर लॉन्च करूँगा, भाई आज हमने ये बाइक ले ली फिर ठीक है, है तो ना? वो हम वहां जाके देख लेंगे कि गाड़ी फोर व्हीलर, फोर व्हीलर वही तो एक पर्सनल जो बहुत सालों से रखी हो आपने। अभी हाल में वो मेरा जो दर्द है ना वो इस वजह से निकला है क्योंकि मेरे पास एक पुरानी थार थी, ओजी थार, डीजल वाली। ग्रैब के चक्कर में 3 बार गाड़ी जो है मैंने पार्किंग में बंद करके रखनी पड़ी, और फिर जो है वो बड़ा ही दिल टूटा। तो वो ऐसी गाड़ी थी जो कि प्रैक्टिकल नहीं थी, तो फैमिली से भी झड़प होती थी कि भाई ये यहाँ तो 4 लोग बैठ नहीं सकते। सरकार से भी झड़प हो रही थी कि आप चला नहीं सकते, और फिर हमने कहा कि अब जाने ही दो फिर, तो वो बेच दी मैंने थोड़े दिन पहले। ओके। तो अभी जो है वो पार्किंग खाली है, उसमें वही मोटरसाइकिल खड़ी करके मैंने रखी हुई है, और रोज़ सोचता हूँ कि अरे यार
चली गई गाड़ी। तो मोटरसाइकिल देखने के लिए आपको उनके इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, वो इंस्टाग्राम आपको नीचे दिख जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड पक्का से ईवी या हाइब्रिड पे, जिस पे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी पे करेंगे। एंड नेक्स्ट वीक पक्का सेम टाइम पे, अब हर हफ्ते मिलते हैं। डन। डन है। बहुत मुश्किल से पकड़ा है तो पकड़ना तो पड़ेगा इन्हें। ठीक है, थैंक यू।